नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे सोइल साइंस। सोइल साइंस के 4 लेक्चर हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। आज का हमारा लेक्चर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर से ज़्यादा भी नहीं तो दोस्तों एक क्वेश्चन 100% आएगा और विथ प्रूफ के साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से कॉम्पिटिशन एग्जाम में अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी बात करें ना, डबल की बात करें, एओ की बात करें, बीएचयू की बात करें, आईसीआर की बात करें, ठीक है, जेट की भी बात करें, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को शुरू से एंड तक देखिएगा गाइस, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन में अपन पढ़ेंगे मृदा के भौतिक गुण। आज के सेशन में अपन क्या पढ़ेंगे? मृदा के भौतिक गुण, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। ठीक है, मृदा के भौतिक गुण, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। तो देखिएगा, इस मृदा के भौतिक गुण सबसे पहले तो है ये हमें पता होना चाहिए कि जो मृदा के भौतिक गुण है ना वो कौन कौन से। सबसे पहले अपन इसमें नाम देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाएगा कि इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है मृदा गठन। मृदा गठन, सोइल टेक्सचर, जिसे क्या कहते हैं अपन? सोइल टेक्सचर। ओके, सेकंड है मृदा संरचना। सेकंड कौन सा है? मृदा संरचना, जिसे क्या कहते हैं? सोइल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? सोइल स्ट्रक्चर। ये नाम हमें पता होना चाहिए। थर्ड है, फर्स्ट कौन सा हो गया? मृदा गठन, जिसको क्या कहते हैं? सोइल टेक्सचर कहते हैं। सेकंड है मृदा संरचना, जिसको क्या कहते हैं? सोइल स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है मृदा घनत्व। मृदा घनत्व, घनत्व को क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो सोइल डेंसिटी, सोइल डेंसिटी। नेक्स्ट है तापमान, इसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा रंग। मृदा रंग, तो सोइल कलर। ठीक है, फिर है मृदा संरंध्रता। संरंध्रता, जिसे क्या कहते हैं? सोइल पोरोसिटी। पोरोसिटी, सोइल पोरोसिटी। तो दोस्तों ये है मृदा गठन, जिसे क्या कहते हैं? सोइल टेक्सचर। मृदा संरचना, सोइल स्ट्रक्चर। मृदा घनत्व, जिसको कहते हैं? सोइल डेंसिटी। तापमान को कहते हैं? टेम्परेचर। मृदा रंग हो गया कि मिट्टी में कौन कौन से रंग होते हैं? काला रंग होता है, लाल रंग होता है, ठीक है, थोड़ा हल्का पीला रंग होता है। तो वो सभी जो कलर है ना वो किस में आएंगे? सोइल कलर में। मृदा संरंध्रता, पोरोसिटी, मतलब किस मृदा में कैसे रंध्र पाए जाते हैं, उसकी जल धारण, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जल धारण क्षमता होती है, वो कितनी होती है, कैसी होती है। ठीक है, ठीक। और लास्ट है मृदा संगति। लास्ट कौन सा है? मृदा संगति, सोइल कंसनसिटी। ठीक है, कंसनसिटी। तो दोस्तों ये हो गए मृदा के सभी भौतिक गुण। मृदा के सभी क्या है? भौतिक गुण। भौतिक गुणों के नाम हमें सबसे पहले याद होना चाहिए कि भौतिक गुण कौन कौन से हैं। 7 टाइप है इसके और ये इसके नाम है। अब यहाँ पर अपन 1 to 1 यहाँ क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अपन इसमें डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक हो गए। एक तो होगा सोइल टेक्सचर, एक होगा सोइल स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसमें होगा सोइल डेंसिटी एंड सोइल कलर। ये ही 4 पॉइंट इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। 4 टाइप अपन देखेंगे यहाँ पर। सभी जो 7 टाइप इसके कंप्लीट डिस्कस नहीं करेंगे, अपन वही चीज देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो एग्जाम में आता है। अपनी जो एग्जाम लेगा वो कौन लेगा आपको पता होना चाहिए। तो उसका जो पैटर्न है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा मेन पॉइंट होगा, आज का जो मेन पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो होगा मृदा गठन। सबसे पहले पॉइंट आज के लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करेंगे? सोइल टेक्सचर।
सोइल टेक्सचर। अब दोस्तों सोइल टेक्सचर क्या होता है, ये हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन का मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कण मिलकर एक कहे कि गठन का निर्माण करते हैं। गठन तो आप जानते हो, एक मजबूती जो प्रदान करता है, और उनमें कौन कौन से गठन होते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें गठन होते हैं, एक तो होता है सैंड, एक होता है सिल्ट, और एक होता है क्ले। सैंड, सिल्ट, क्ले, तीनों के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, कणपुंज। क्या कहते हैं दोस्तों, कणपुंज। और वो कणपुंज ही क्या बनाता है, एक मृदा का गठन बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, मृदा का गठन बनाता है, और उसे अपन क्या कह देते हैं, मृदा गठन या सोइल टेक्सचर। इन तीनों के सापेक्षिक अनुपात से जो स्ट्रक्चर बनती है वो ही क्या है, सोइल टेक्सचर। कोई डाउट? अब यहां पर अपन देख लेते हैं कि सैंड क्या है, सिल्ट क्या है, और क्ले क्या है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं सैंड। अब सैंड का मतलब होता है बालू। क्या होता है दोस्तों, बालू। अब बालू मृदा में क्या है क्या नहीं है वो देखिए। अब मैंने पहले भी एक लेक्चर में आपको बताया था कि जो राजस्थान की मृदाएं हैं उनमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कितना होता है, 0.5 या उससे अधिक, या बात करें तो 5%। और यदि 0.1% होता है वो मृदाएं कौन सी होती है, बालुई मृदाएं। तो यहां पर अपन बात करें कि ऑर्गेनिक मैटर की, तो ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है इसमें, 0.1%। यदि इनमें ऑर्गेनिक मैटर दोस्तों 5% होता तो क्या ये सोइल बालू होती, क्या बिल्कुल भी नहीं होती। या तो क्ले होती, या अच्छी मिट्टी बात करें दोमट मृदा होती, क्ले मृदा होती, सिल्ट मृदा होती। कह सकते हैं इसकी जल धारण क्षमता क्या होती, अच्छी होती। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर इसमें क्या होगा, 0.1%। कोई डाउट? फिर देखते हैं इन मृदाओं की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता क्या होती है दोस्तों, कम होती है। जल धारण क्षमता कम क्यों होती है, तो देखिए जल धारण क्षमता इसलिए कम होती है कि इनके जो कण है ना वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं। कण क्या होते हैं, मोटे होते हैं। और कणों के बीच में जो पोर है, जैसे मैंने आपको बताया था रंध्र, उनकी संख्या क्या होती है, कम। कण मोटे होंगे तो कणों के बीच में स्थान भी क्या होगा, कम होगा। और स्थान कम होगा तो उनमें पानी को रोकने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। तो रोकने की कैपेसिटी कम होगी तो जल धारण क्षमता क्या होगी, अपने आप ही कम होगी। फिर बात करें, अभी हमने बात की इनमें रंध्रों की संख्या, इनमें रंध्रों की संख्या कम होती है। दोस्तों इनके आप साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, इनके साथ साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इनमें रंध्रों की संख्या क्या होती है दोस्तों, कम होती है। कितनी होती है, कम। 3 यहां पर हमने पॉइंट बात की, इसके डिस्कस किया। इसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, 0.1%। जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। रंध्रों की संख्या, पोर की जो काउंटिंग है, संख्या है वो क्या होती है, इसमें कम होती है। और रंध्रों की संख्या कम होने के कारण जल धारण क्षमता क्या होगी, कम। फिर बात करें इनके कणों का आकार अधिक होता है। इनके कणों का आकार कम होता है। कणों का आकार बड़ा होता है। कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और कणों का आकार बड़ा होने के कारण ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी और रंध्रों की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है दोस्तों, ये था बालू में मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये मृदा बलुई मृदा है जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। स्थान की बात करें तो उत्तर पश्चिम के स्थानों में या दिशा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दोस्तों ये मिट्टी है ना, सबसे जल्दी गर्म होती है और सबसे जल्दी ठंडी भी होती है। बालू मृदा की एक मुख्य विशेषता पता है क्या है, सबसे जल्दी गर्म भी होती है और सबसे जल्दी ठंडी भी होती है। ठीक है ना, तो सबसे जल्दी क्या होगी, गर्म भी, और सबसे जल्दी क्या होगी, ठंडी भी होगी। गर्म भी जल्दी, ठंडी भी जल्दी। नाइट को क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से ठंडी हो जाती है, और दिन में टेम्परेचर अधिक होने की वजह से ये क्या हो जाती है दोस्तों, गर्म हो जाती है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आया था, अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या आया था कि किस मृदा में या किस किस्म की मृदा में पोर, या किस किस्म की मृदा में बड़े पोर पाए जाते हैं। बड़े पोर पाए जाते हैं, बड़े पोर पाए जाते हैं। तो वो मृदा कौन सी होगी दोस्तों, अभी हमने देखा बालू मृदा, या कह सकते हैं इसको बलुई मृदा।
बलुई मृदा। ये जेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें जेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस किस्म की मृदा में बड़े पोर पाए जाते हैं, तो वो मृदा कौन सी होगी, बालू या फिर कह सकते हैं बलुई मृदा। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर अपन देखते हैं दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिल्ट। अब सिल्ट में क्या होता है, अब तीनों को अपन एक साथ कवर कर लेते हैं, फिर इसमें एक डेफिनेशन, इसकी जो एक सारणी आएगी उससे मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, सैंड तो ये है, ठीक है, सिल्ट क्या है, इससे थोड़े कम हो गई, और क्ले के सबसे कम हो गए। ये तो कौन सी मिट्टी है, सैंड, ये कौन सी है, सिल्ट, और ये कौन सी है, क्ले। कौन सी है, क्ले। अब ये आकार है इनका, सबसे ज्यादा आकार तो किसका होगा, बलुई मृदा का होगा, उससे कम किसका होगा, सिल्ट का होगा, और सबसे कम जो आकार होगा वो किसका होगा, क्ले मृदा का। सबसे कम आकार किसका हो गया, क्ले मृदा का। अब सैंड की हमने कंप्लीट बात कर ली। अब यहां पर क्या होगा, इसकी जल धारण क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, और इसकी भी जल धारण क्षमता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। यदि तीनों में कंपैरिजन करके देखें ना, तो सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता किसकी होती है, इसकी होती है, फिर इसकी, फिर सबसे कम इसकी, ठीक है। बात करें रंध्रों की, तो रंध्रों की संख्या भी सबसे ज्यादा, सीधी सी बात ध्यान रखना कि जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी ना, उसकी रंध्रों, उसमें रंध्रों की संख्या ज्यादा होगी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जल धारण क्षमता इसकी अधिक है, तो रंध्रों की संख्या भी अधिक होगी। यहां पर जल धारण क्षमता इससे थोड़ी कम है, लेकिन इससे क्या है, ज्यादा है, तो रंध्रों की संख्या क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, रंध्रों की संख्या सबसे कम होगी। यहां पर अपन ऑर्गेनिक मैटर देखिए दोस्तों, जल धारण क्षमता, 3 पॉइंट मुख्य है यहां पर ध्यान रखना, मेनली जल धारण क्षमता, सेकंड है रंध्रों की संख्या, एंड थर्ड है ऑर्गेनिक मैटर। अब क्या होगा, जल धारण क्षमता यहाँ इसकी ज्यादा होगी, रंध्रों की संख्या भी ज्यादा होगी, और ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा, 5%। कितना होगा, 5%। कोई डाउट? यहां पर भी क्या होगा, जल धारण क्षमता ज्यादा होगी, रंध्रों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और ऑर्गेनिक मैटर 5% पूरा नहीं होगा, लगभग, ठीक है ना, लगभग आसपास यहाँ होगा, 4 से 5% के बीच में होगा, लेकिन 5% यहां पर पूरा होगा। अब इन मिट्टियों की विशेषता क्या होती है, देखिए दोस्तों, क्ले मृदाओं की विशेषता क्या होती है कि इनमें पानी देने के बाद जब ये सूखती है ना, तो ये कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, कठोर हो जाती है। सीमेंट आपने देखी होगी, सीमेंट को आप भिगो दोगे, सीमेंट को भिगो दिया, और भिगोने के बाद जब वो सूख जाती है, तो सूखने के बाद कैसे बन जाती है, पत्थर के समान बन जाती है, मजबूत। तो वैसे ही स्ट्रक्चर, उसी के समान गुण किसमें पाए जाते हैं, क्ले मृदाओं में। क्ले मृदाओं की मुख्य विशेषता यही है कि इनमें सूखने के बाद इनकी जो मजबूती है, इनमें क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर कौन सी मिट्टी आती है, दोमट मृदा आती है। कौन सी मिट्टी आती है, दोमट मृदा। इनमें सूखने के बाद इसकी जो संरचना है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, ठीक है ना, ये नॉर्मली रहती। लेकिन यहां पर क्या होगा, इनमें यदि पानी डालोगे तो पानी का पता भी नहीं चलेगा कि पानी की बूंद हमने कहां डाली, तुरंत वहां पर या ये क्या कर लेगी, सोख लेगी। इस मिट्टी को अपन हाथ में लेंगे ना दोस्तों, कौन सी मिट्टी को, बलुई मृदा को यदि अपन हाथ में लेंगे तो हाथ में लेते ही वो क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, क्योंकि क्या होता है, इनमें मिट्टी के कण बड़े होते हैं, और इनके मिट्टी के कणों को छूने पर हमें पता चल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो कण है उनको अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? चलो दो सिल्ट में क्या होगा, इसको अपन हाथ में लेंगे तो थोड़ी इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। आपने देखा होगा कि गीली मिट्टी को अपन दोमट मृदा को लेते हैं, पानी में भीगी हुई को, तो उसके स्ट्रक्चर अपने मुट्ठी में यदि बंद किया तो सेम मुट्ठी के समान उसकी क्या बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाती है। तो वो कौन सी हुई, क्ले मृदा, सॉरी सिल्ट। क्ले में क्या होता है, जो मजबूती से चिकनी मिट्टी, जैसे अपन आंगन में अपन लिपाई वगैरह करते हैं ना, प्लास्टर वगैरह पहले करते थे, लेकिन आजकल कोई नहीं करता, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, क्ले मृदाओं में। तो ये हमने देख ली तीनों की मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं यहां पर, एक क्वेश्चन और आया हुआ है यहां से बलुई मृदा की, बलुई दोमट मृदा में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या था कि बलुई दोमट मृदा में, अब ये वाली आएगी, ठीक है ना, सिल्ट। बलुई दोमट मृदा में किस पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है, किस पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो सीधी सी बात है, यहां पर मिट्टी कौन सी दे दिया उसने, बलुई, तो बलुई मिट्टी में कौन से पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, बालू की मृदा क्या होगी, ज्यादा होगी।
किस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी? क्वेश्चन कहां से आया हुआ है? ये भी जेट 2014 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, बलुई मृदा से उसने 2014 में जेट में लगातार एक ही साथ एक पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो इंपोर्टेंट तो है ही। बलुई दोमट मृदा में किस पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो बालू मृदा। फिर पूछा था इसने कि बलुई मृदा किस मृदा में पोर है वो बड़े पाए जाते हैं, वो कौन सी मृदा में होंगे? बलुई मृदा में। तो 2014 में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखेंगे अपन यहां पर कुछ पद्धतियां हैं, कौन कौन सी पद्धतियां हैं वो भी अपने यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अपन डिस्कस करते हैं और वो है दो पद्धति है दोस्तों। फर्स्ट है USDA और सेकंड है ISSS। अब इनकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, USDA की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड सेकंड है ISSS। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल सोइल साइंस सोसाइटी। इंटरनेशनल सोइल साइंस सोसाइटी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहां पर अपन बात करते हैं। अब किस पद्धति की यहां पर अपन बात करेंगे? ISS इंटरनेशनल सोइल साइंस सोसाइटी। इस पद्धति की यहां पर अपन बात करेंगे। इस पद्धति के अनुसार मृदा वर्ग कणों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वो कौन कौन से हैं? 4 पार्ट। सबसे पहले अपन यहां पर इनके नाम देख लेते हैं। कण वर्ग का नाम और कणों का व्यास। अब देखिए दोस्तों, कणों का जो व्यास होता है वो कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कणों का जो व्यास है वो देखिए, कण वर्ग। अब कण वर्ग कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, कितने हैं? 4 है। कितने हैं दोस्तों? 4। कौन कौन से? मोटी बालू। वैसे पर्टिकुलरली अभी हमने देखा था सोइल के कितने पार्ट थे? कणपुंज 3 थे। कौन कौन से? सैंड, सिल्ट और क्ले। लेकिन ISSS पद्धति ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, और जो सैंड थी उसको 2 पार्ट्स में इसने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो पहले क्या आ गई? मोटी बालू। दोस्तों ये क्रम आपको याद होना चाहिए। यदि क्रम आपको ये याद रहेगा तो कणों का व्यास याद करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो सबसे पहले क्या आएगा? मोटी बालू। बस शर्त ये कि ये क्रम आपको याद होना चाहिए। फिर है महीन बालू, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट एंड क्ले। क्ले को क्या कहते हैं? अपन मृत्तिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मृत्तिका। क्या कहते हैं? मृत्तिका। मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट एंड क्ले। जो मोटी बालू होती है दोस्तों, इसको अपन क्या कहते हैं? कोएर्स सैंड, COARSE, कोएर्स सैंड। इसको अपन क्या कहते हैं और किस नाम से जानेंगे? कोएर्स सैंड। अब जो महीन बालू है ना, महीन बालू को अपन किस नाम से जानते हैं? फाइन सैंड। किस नाम से? फाइन सैंड। ठीक है, कोई डाउट? फाइन सैंड एंड कोएर्स सैंड, मोटी बालू एंड महीन बालू। बाकी शेष रहेगी सिल्ट एंड क्ले। अब देखिए इनके कणों का आकार। तो दोस्तों फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सोइल का जो फॉर्मेशन हुआ था, सोइल किससे कैसे बनी थी? चट्टानों का अपघटन हुआ था, ऑर्गेनिक मैटर उसमें सम्मिलित थे, कुछ कार्बनिक पदार्थ थे, कुछ अकार्बनिक पदार्थ थे। ठीक है, उसका क्या हुआ? धीरे धीरे डिकम्पोजिशन हुआ, और उनके डिकम्पोजिशन से फिर क्या बनी? सोइल स्ट्रक्चर बनी, सोइल का निर्माण हुआ। चट्टानों का अपघटन हुआ था। चट्टानों के अपघटन के बाद मिट्टी का कण जो निर्माण हुआ था उसका आकार कितना था दोस्तों? तो उसका आकार मैंने आपको बताया था 2 mm। यदि 2 mm से आकार अधिक हो जाता है तो क्या उसे अपन मृदा कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। वो किस में आएंगे? कंकड़ पत्थर में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर यदि आकार 2 mm या फिर इससे कम हो जाता है तो वो किसका कण होगा दोस्तों? सोइल का कण होगा। किसका कण होगा? सोइल। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि सोइल का जो निर्माण है वो कितने आकार से हुआ था? 2 mm से। व्यास इसका ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो यूनिट है ना वो किस में आएगी? mm में, मिलीमीटर। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।
तो देखिए दोस्तों यहां पर अपन बात करेंगे मोटी बालू की। किसकी बात करेंगे? मोटी बालू। शुरुआत कहां से करेंगे? 2 mm से लेकर, अब यहां पर क्या होगा, आकार यहां से घटेगा। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, लास्ट में आकार क्या होता है, सबसे कम होता है। तो आकार हमेशा क्या होगा, कम होगा। यदि आकार 2 mm से अधिक हो जाएगा तो वो मिट्टी थोड़ी होगी, वो तो कंकड़ पत्थर हो जाएगा। तो आकार क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो क्या होगा, आकार कम होगा। तो देखिए दोस्तों अब यहां पर क्या होगा, 10 का भाग दे देंगे, 10 का क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे, तो क्या होगा, आकार और कम हो जाएगा 0.2 mm। ठीक है, यदि 10 का भाग दे दिया, यदि आकार कम होगा तो पॉइंट लग गया। अब ये वाला जो आकार है ना दोस्तों, ये वाला यहां पर आ जाएगा, किस बालू में, महीन बालू में। तो 0.2 mm से अब आकार और कम करेंगे तो 0 यहां पर लग जाएगा, तो 0.02 mm। कोई डाउट, 1 0 लग गई। अब इस आकार को यहां उठा लेंगे सिल्ट में, किस में उठा लेंगे, सिल्ट में। तो देखिए 0.02 mm से क्या हुआ, फिर 1 0 लग जाएगा यहां पर 0.002 mm। कोई डाउट, 0.002 mm। अब क्या हुआ, क्ले में ये आकार यहां पर आ जाएगा 0.002 mm से कम, लेस देन, इसको क्या कह सकते हैं, लेस देन 0.002 mm से कम। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है क्ले से, सबसे ज्यादा जो आकार में पूछेगा ना वो कहां से पूछेगा, क्ले मृदा से पूछेगा। तो दोस्तों ये है ISSS पद्धति के अनुसार मृदा वर्ग गुणों को 4 टाइप में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट है मोटी बालू, सेकंड है महीन बालू, थर्ड है सिल्ट एंड 4 है क्ले। 4 कौन सी है, क्ले। ठीक है, कणों का आकार देख लिया। स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 mm से, आकार यहां कम हो जाएगा, 0 लग जाएगा 0.1 mm। ये आकार को यहां पर उठा लेंगे 0.2 mm से, फिर 0.1 लग जाएगी 0.02 mm। इसको यहां पर उठा लेंगे तो 0.02 से फिर 1 0 लग जाएगी 0.002 mm। लास्ट में क्या आ जाएगा, लेस देन 0.002 mm से कम। ठीक है दोस्तों, तो ये सारणी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं और उनको आप नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बढ़िया तरीके से और समझा दूंगा। अब यहां पर अपन बात करेंगे इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आप उन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता चल जाएगा अपना जो अधीनस्थ बोर्ड है, अपने एग्जाम खोल लेगा अधीनस्थ बोर्ड। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अधीनस्थ बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसा मेथड है बोर्ड का, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो देखिए दोस्तों, इस सारणी से, इस पद्धति से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ कि मृदा क्ले कणों का, मृदा क्ले कणों का व्यास होता है, मृदा क्ले कणों का व्यास होता है। दोस्तों अभी हमने बात की क्ले मृदा सबसे लास्ट में थी, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट एंड क्ले लास्ट में थी। आकार क्या था, लेस देन 0.002 mm से कम। तो मृदा क्ले कणों का व्यास होता है। अभी हमने बात की, आंसर क्या होगा बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा। अभी मैंने बताया क्या होगा, लेस देन 0.002 mm या फिर कम भी कह सकते हैं इसको। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018-19 में जो अपनी एग्जाम हुई थी अभी लास्ट, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018-19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा डबल AO में क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में। इसके अलावा AO 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा ICAR 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। BHU में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो BHU कौन सी, 2015। तो देख लिए दोस्तों कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018-19 में आया हुआ है, डबल AO 2011 में आया हुआ है, AO 2011 में आया हुआ है, ICAR 2012 में और BHU 2015 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा जेट में भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। तो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आएगा। छप गया ये मानो, क्या हो गया दोस्तों, छप गया क्वेश्चन, ये मान लीजिए आप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहां पर बनता है
कि सिल्ट मृदा, अभी हमने बात की सिल्ट मृदा कणों का व्यास होता है, सिल्ट मृदा कणों का व्यास होता है। अभी हमने डिस्कस किया कितना होता है दोस्तों, फटाफट बताइए कितना होता है, 0.02 से 0.002 mm, यही है क्या। और ये क्वेश्चन आया हुआ है WO 2012 में, WO 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमने बात की आज सोइल टेक्सचर के बारे में, कल अपन बात करेंगे सोइल स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर से भी एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आता है। आज के लेक्चर में हमने देखा मृदा का जो भौतिक गुण है, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। भौतिक मुख्यतः गुण कितने थे, 7 थे। उसमें हमने सभी जो पॉइंट्स थे वो हमने सबसे पहले डिस्कस किया। फिर हमने बात की सबसे पहले आज सोइल टेक्सचर के बारे में। सोइल टेक्सचर क्या होता है दोस्तों, सैंड, सिल्ट, क्ले, तीनों का जो सापेक्षिक अनुपात क्या है, कणपुंज, और वो कणपुंज ही क्या है, मृदा का गठन, मतलब मृदा का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनती है। मोस्टली कौन कौन सी थी, सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड के बारे में हमने बात की, जलधारण क्षमता, ऑर्गेनिक मैटर एंड रंध्रों की संख्या, जलधारण क्षमता और ऑर्गेनिक मैटर। सबसे कम किस में होता है, सैंड में, सबसे ज्यादा किस में होता है, क्ले मृदाओं में। फिर हमने बात की 2 पद्धति, यूएसडीए एंड ISSS। यूएसडीए के अनुसार मृदा कणों को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये मोस्ट है, एंड ISSS को 4 पार्ट में। ISSS में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अभी हमने डिस्कस किया, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट एंड क्ले। फिर हमने बात की यहाँ से क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं, किस कॉम्पिटिशन में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि बढ़िया तरीके से आपको दी हुई जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।